माननीय महंत जी जोगन्नाथ जी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय जसवंत सिंह साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, सांसद अर्जुन जी मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीचंद जी, लादूराम जी बिश्नोई, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन साहब फिरोज खां और पूर्व विधायक जालिम सिंह जी, और मेरे साथ एक जोरदार नारा आप देंगे, आलम जी महाराज की। ऐसे नहीं भैया, मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ कोई इकट्ठा हुआ है। जोर से आलम जी महाराज की। आप लोगों ने तो आज कमाल करके रख दिया है। क्या कोई त्योहार है, क्या कोई काम है, क्या कोई मेला है, क्या है? ऐसे आप लोगों ने जिस तरीके से जूझ के आए हो, और मेरे को ऐसे ऐसी शक्लें दिख रही हैं जो यहाँ की भी नहीं है, बहुत सारे दूर दूर से आई हुई शक्लें, बहुत दूर दूर से, इधर पीछे भी, उधर भी, इधर भी, सब दूर मेरे को दिख रही हैं, क्योंकि अब कई दिनों बाद राजस्थान की शक्लें थोड़ी थोड़ी पहचान में आने लगी हैं। तो आज आप लोगों ने तो ऐसा त्योहार मना के रख दिया है, और इस संख्या में हमारी ये माताएं बहनें आई हुई है कि आपको देख के सबसे पहले तो मैं नतमस्तक हूँ और आप लोगों को दिल से अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इतनी जोरदार तादाद में आप लोग सब यहाँ आए। माताएं बहनें, आप लोगों को तो राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब इतनी संख्या में आए। साथ में आपके इस पहाड़ के इस तरफ और इस तरफ और सामने बैठे हुए सब मेरे बुजुर्ग भाई और मेरे सब महानुभाव, जिस तरीके से आप लोगों ने आके आज यहाँ हम लोगों की ऊर्जा अफजाई की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, और जोरदार तरीके से यहाँ आके आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ आज सबने ये सोचा कि जोरदार धूप होगी, इसलिए ये एक बहुत जोरदार तंबू भी लगाया, परंतु ईश्वर ने कृपा की है कि आज बादल भी आ गए, और मैं तो प्रार्थना ये कर रही हूँ कि भगवान थोड़ी सी बूंदाबांदी भी कर दे, तो जितनी ठंडक हुई है उसमें थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। वैसे मुझे याद है कि यहाँ धोरी मन्ना की मीटिंग मैंने पहले की थी, शायद उस तरफ, और वो पहाड़, ये मेरे सब आप ही थे, अपन सब यहाँ थे, और मुझे याद है कि मैंने ये कहा कि ये पहाड़ सामने ऐसा दृश्य, आज उस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए वहां बैठे हुए थे जैसे पहले भी थे, और सबको देख के ऐसा लगा कि वाकई में सब लोगों ने अपने मन के अंदर संकल्पित होके यहाँ आके अपने आवाज उठा के हम सबकी भावनाओं में अपनी भावना जोड़ने का काम करने का इस वजह से संकल्प लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये लग रहा है आप लोग सबको देख, और मैं समझ रही हूँ कि आपकी ये मुसीबत क्या है। मैं देख रही हूँ कि ये किसी एक जात की, किसी एक मजहब की मीटिंग नहीं है, ये बाड़मेर के और धोरी मन्ना के उन लोगों की मीटिंग है जिसमें 36 के 36 कौम है, जिसमें सब मजहब के लोग हैं, सब लोग पीड़ित हैं, दिल के अंदर आग मचली हुई है। सब लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारी भूमि, ये हमारी धोरी मन्ना, ये हमारा बाड़मेर, और आज उसके साथ जो खिलवाड़ करने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो एक मिनट के लिए हम लोग नहीं सहने को तैयार है, और इसीलिए आज इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठा होके यहाँ खड़े हुए हैं हम लोगों को ऊर्जा देने के लिए और कहने के लिए कि लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आज ये सबको देख के मुझे इसकी खुशी होके बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि पानी की तो सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ होगी, है कि आपके यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है? मुझे याद है कि गुड़ा में पेयजल की तो लोगों ने बार बार मेरे को कहा कि आपकी ऐसी मुसीबत यहाँ हो रही है। सरकार में रहते हुए हम लोगों ने, आपको याद होगा कि नर्मदा की नहर को यहाँ लाने का काम करके और उसमें से वितरकाएं निकालने का काम शुरू करने की घोषणा भी की थी और काम के लिए पैसे भी कर दिए थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2008 के बाद नर्मदा नहर का पानी एक भी नए गांव में गया क्या?
एक भी नया गांव में गया क्या? वहीं के वहीं रुक गया। और अब नए सिरे से काम शुरू करने का काम इन्होंने घोषणा की है। अभी 7 जून को शायद कुछ काम चालू करने की बात की है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए और वो 600 गांव जो दोरीमन्ना के थे और चौतन के थे, उनको उस स्कीम के अंदर जोड़ते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था, अगर उसको आगे बढ़ाया होता तो शायद मालूम नहीं कितने लोगों को आज स्वच्छ और अच्छा पानी, पर्याप्त पानी अपने अपने गांव में मिल जाता। परंतु अब चुनाव आ गया है तो चुनाव की सबको याद है, इसलिए 7 जून को फिर से उस चीज को उठाने का काम किया है। पर हमारा प्रश्न ये है, और मैं समझती हूँ गांव वालों का सबका प्रश्न ये है कि इसको पहले आपने चालू कर दिया होता तो आज हमको ये दुविधा और ये दुख से निकलने की जरूरत नहीं होती, सबको पानी मिल जाता। इसका काम अगर पहले किया गया होता तो बताओ भाइयों, आप लोगों को बिजली सही तरीके से मिल रही है क्षेत्र के अंदर? मैं पूछना चाहती हूँ माताएं बहनों आप लोगों से, जाने से पहले एक सिंगल फेज की लाइन मैंने आप लोगों के लिए अलग से राजस्थान के इतिहास में पहली बार निकाल के दी और ये आपके घरों में गया और जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली देने का काम हमने शुरू कर दिया था। हमारी कोशिश ये थी कि आने वाले समय के अंदर 24 घंटे बिजली आपको दें। और मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज जो बिजली आपको नहीं मिल रही है और जो मिलनी चाहिए थी उसको सरकार अपनी आएगी तो 24 घंटे बिजली आपको घरों में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और पहले करते करते रह गया, अब मैं चूकूंगी नहीं, उसको पूरा करके ही छोड़ूंगी, ये मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहती हूँ। अरे हमारे भाई किसान जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि 8 घंटे बिजली आपको किस खेती के अंदर खेती के लिए मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना। 3 या 4 घंटे मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। और आप लोगों को जितनी बिजली मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, किन्हीं गांव के अंदर तो 2 घंटे भी नहीं मिल रही। ऐसी हालत खराब है और सब किसान मेरे को कह रहे हैं बिना बिजली के हमें कोई मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत में से निकलना पड़ रहा है। हम लोगों ने पैसा भी दे दिया परंतु हमको कनेक्शन नहीं मिल रहे, डिमांड भी जारी हो गए पर कनेक्शन नहीं मिल रहे। जगह जगह पे रास्ते पर मेरे को लोगों ने यही बात कहा है और ढाणियों के अंदर तो कनेक्शन मिलने का नाम और निशान ही नहीं है, वहां तो हालत ऐसी खस्ता है। और ये वो बाड़मेर की बात कर रहे हैं अपन, जहां सौर ऊर्जा इतने जोर से, आप लोग जानते हो पेपर में आ रहा है, जहां जहां मैं 2 दिन के अंदर गई हूं वहां मैंने बड़े बड़े पंखे देखे और उन पंखों के नीचे जोरदार जमीन, हजारों एकड़ भूमि जमीन जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, जिसमें कोई किसी का जानवर चढ़ नहीं सकता, वो सब कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया है। वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिजली आप लोगों को किसी को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हमारी जब सरकार आती है तो इस सरकार के अंदर नई नीति बना के सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के अंदर जहां बिजली पैदा होती है वहां बिजली देने का काम करेंगे और उसके बाद उस बिजली को आगे ले जाने का काम करेंगे। कैसा अन्याय है कि जिस आदमी के और जिन लोगों के क्षेत्र के अंदर बिजली है उनकी तो बिजली उनको नहीं मिल रही है और पूरा प्रदेश उस बिजली का मजा या पूरी कंपनियां उस बिजली का मजा उठा रही हैं। बार बार मेरे को लोग कहते हैं कि हमारे ओरन की जमीन भी लोग ले गए हैं। ये मालूम है ओरन की जमीन आप लोगों के पास है कि कंपनियों के पास चली गई है? आपके पास नहीं है ना, जा भी नहीं सकता कोई जानवर चराने के लिए। मैंने सुना उसमें पेनल्टी लगती है कि कोई जानवर नहीं ले जाएगा। और ये ओरन हजारों भूमि और इतने सालों से पुश्तैनी चला आ रहा है, आज उसके ऊपर कोई बैठ नहीं पाता, कोई जा नहीं पाता, कोई अपना जानवर नहीं चला पाता। ये तो स्थिति आज हमारे हो गई है। मैं एक और बहुत बड़ी चीज के ऊपर आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा। सब लोगों को मालूम है कि इस बाड़मेर के अंदर कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले बहुत बड़ा तेल का भंडार मिलाया गया। सबको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्रियां आई और सब लोगों ने उस तेल को निकालने की कोशिश की। आज रिफाइनरी की बहुत जोरदार बात चल रही है। बाड़मेर जो है वो राजस्थान के विकास को राह दिखा सकता है, लेकिन उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। इस तेल की वजह से करीबन 10-12 करोड़ रुपए दिन के बाड़मेर जिले के पैसे निकल रहे हैं सरकार के लिए।
और साल में करीबन 4,500 करोड़ सरकार को मिल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि इस 10-12 करोड़ रुपए में से क्या एक महीने के भी 10 करोड़ रुपए बाड़मेर के अंदर या बाड़मेर की भूमि के ऊपर कहीं भी लगा है? कहीं भी लगा है? अगर मैं सोचती कि 10 करोड़ रुपए भी एक महीने के पैसे भी अगर लग जाते तो आज आपको बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़क के, क्या सड़क है, क्या सड़क है आपकी? मेन रोड को तो छोड़ दीजिए, अंदर की सड़क की क्या हालत है देख के तो मैं रह गई। मैंने कहा कोई भी खाना खा के इस रास्ते पे चल जाए तो उसका खाना 10 मिनट के अंदर ही हजम हो जाए, ऐसी स्थिति आपने बना के रखी है रोड की। और ये मेरे को बताते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, पूरे इलाके की यही स्थिति है, रोड्स की यही स्थिति है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 4,000-4,500 करोड़ हर साल बाड़मेर के निकल के आ रहे हैं तो बाड़मेर के अंदर इसका पैसा लग क्यों नहीं रहा है? ये सरकार हम सबको बताए। आज अगर लग जाता, 2 साल ही अगर ये लग जाता तो बाड़मेर का काया पलट हो जाता। और ये सब चीज जो आप मुझे लिखवा रहे हो, इनमें किसी में आप लोगों को कमी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी लीलाला का नाम, कभी पचपदरा का नाम, कभी किसका नाम, कभी किसका नाम, कहाँ रिफाइनरी लगने वाली है वो किसी को नहीं मालूम। आज भी पहले बायतू में लगा लोगों को, यहाँ लग गई क्यों? धारा 4 हो गई, धारा 6 हो गई तो लगी। और पेट्रोलियम मंत्री आया, उसने भी फीता काटा तो सबको लगा कि यहाँ तो होना ही होना है। सरकार के मंत्रियों ने जमीन खरीदने का खेल किया। 6 महीने पहले से इधर भी जमीन, उधर भी जमीन, सस्ती खरीदी, अच्छी महंगी बेची, कईयों ने तो बेची नहीं है, अभी भी रखी हुई है, सब लोग जानते हैं। परंतु क्या हुआ एकदम से किसी को नहीं मालूम, यहां से उठ के कहीं और चली गई। पचपदरा के लोग हुए खुश, उनको लगा कि हाँ हमारे यहाँ आ गई। अरे सरकारी जमीन वहां पड़ी हुई थी तो ये विषय है कि उस सरकारी जमीन के ऊपर पहले क्यों नहीं लगाया? और उस सरकारी जमीन पे आप लगाने जा रहे हैं तो 6 महीने पहले उसके चारों ओर पचपदरा के वहां जमीन की खरीद फरोख्त क्यों हो रही है? वहां मंत्री क्यों खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं? वहां गरीब लोगों के नाम पे जमीन, कभी इसके नाम, कभी उसके नाम, कभी एससी के नाम, परंतु इनको किसी को नहीं मालूम कि हमारे नाम के ऊपर वो जमीन है, उनकी जमीन नहीं है। कौन कर रहा है वो खरीद फरोख्त? कौन कर रहा है जमीन के ऊपर धंधा? ये हम सब बाड़मेर के वासी पूछना चाहते हैं। और आपकी तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जमीन का धंधा क्यों किया जा रहा है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही और आज तक उसको रोक क्यों नहीं लगाया है, ये मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ। इसके साथ साथ भाइयों, घाटे का धंधा, आप और हम कहीं फैक्ट्री लगाने जाएं, जमीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हमारा, क्योंकि हम 15 साल तक 4,000 रुपए बिना ब्याज 4,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। 60,000 करोड़ फ्री भूमि और अपना तेल, ये तो घाटे का सौदा। और कंपनी किसी और की और हमको खाली 25% उसके अंदर हिस्सा। इतना सब कुछ अगर हमने दे दिया होता तो पूरी फैक्ट्री हमारी होनी चाहिए थी कि नहीं भाइयों? होनी थी कि नहीं? आज फैक्ट्री हमारी नहीं है, फैक्ट्री भी किसी और की है। क्या वो भी जमीन का धंधा किया जा रहा है? क्योंकि वो पहले 9,000 बीघा, उसके बाद 10,000 बीघा, उसके बाद 11,000 बीघा, अब बता रहे मुझे को कि 12,000 बीघा तक पहुंचने वाला है। तो क्या यहां भी जमीन का धंधा हो रहा है? कोई मेरे को बता सकता है? और क्या बाड़मेर ही बाड़मेर है अपने इसी क्षेत्र के अंदर कि ये सब धंधे होंगे? इसके पहले सौर ऊर्जा की जमीन के ऊपर कितना धंधा हुआ है आप लोग जानते हो कि नहीं? बाप, फलोदी है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, उसके अंदर हजारों बीघा का सौदा हुआ है। कहते हैं वो सौर ऊर्जा के लिए है, परंतु आप और हम सब जानते हैं किनके जेब में ये जा रहा है। जब देश का दामाद यहाँ आया, और देश के दामाद ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो रॉबर्ट वाड्रा देश का दामाद जब यहाँ आया तो उसने इतनी सारी जमीन खरीदी, उसका खरीद फरोख्त करके सस्ती खरीदी और महंगी बेच के पैसा लेके चले गए। फिर मुख्यमंत्री कहते हैं आया था। कब आया? कौन आया? किसी ने आके कुछ खरीदा? और रॉबर्ट वाड्रा आया था क्या? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। ये प्रदेश का मुखिया कहता है। तो अगर प्रदेश के मुखिया को ये नहीं मालूम कि यहाँ इतने जोरदार धंधा हो रहा है तो उसको उस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए।
मैं ये पूछती हूँ, और अगर बैठा हुआ है तो मैं ये कह रही हूँ और आप लोग सबके सामने कह रही हूँ, सब लोग उस भ्रष्टाचार के अंदर मिले हुए हैं। और ये 10 करोड़ का नहीं, ये 100 करोड़ का नहीं, ये 1000 करोड़ का नहीं, ये 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ का धंधा सिर्फ बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर के अंदर किया गया है। ये उन लोगों ने किया जो कहते हैं कि हम दूध से धुले हैं, कहते हैं कि हम गांधी हैं। परंतु मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रदेश के साथ जो आदमी जुड़ता है और प्रदेश का काम वो कौन करता है, उसके लिए जनता मरने को तैयार है। परंतु जो आदमी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमारी नाक काट के जमीन में मिलाने की कोशिश करेगा, जो राजस्थान के स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ेगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे भाइयों। इस सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, उन लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का क्या हक है? आज बाड़मेर के लोग जमीन नहीं खरीद पा रहे क्योंकि बहुत महंगी हो गई, अपने हाथ से तो बाहर चली गई। आज अगर दूध खरीदो, सब्जी खरीदो और आपके क्या कहते हैं कुछ भी, ये सब 3 दफा महंगा हो गया है। माने जितना जयपुर, जितना दिल्ली, उतना बाड़मेर। अब सोचो आप लोग, इतना तो धंधा होगा, इतनी जोरदार महंगाई हो गई है। इन सब चीजों को रोकना है भाइयों, और हम और आप मिलके इसको करेंगे। तैयार हो लड़ाई लड़ने की? तैयार हो लड़ाई लड़ने की? क्योंकि ये सिर्फ इसी की नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि धोरी मन्ना और गोड़ा मलानी के अंदर सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, बताओ भाइयों। डॉक्टर है, गंभीर हालत में हो तो गुजरात जाना पड़ता है, धामेरा, दीक्षा, पालनपुर, अहमदाबाद, इन अस्पतालों में जाना पड़ता है कि नहीं? धोरी मन्ना और गोड़ा मलानी के अंदर महिलाओं के डॉक्टर है, अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर्स है, और जांच सुविधा और दवाइयां मिल रही है क्या? अब नहीं है तो ये मुफ्त दवाई कहां से आ रही है और मुफ्त जांच कहां से आ रही है? है कोई यहाँ जिसकी मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई जिसको मिली है? मिली नहीं है। पर अखबार में बहुत सुनने को मिलता है, टेलीविजन पे बड़ा जोर से चलता है कि बड़ा अच्छा स्कीम चल रहा है। आप कभी पूछो, अब ये मेरा 7वां संभाग है, 11,000 किलोमीटर मैंने कर लिए और मेरे को कहीं नहीं मिली ये मुफ्त दवा, कहीं नहीं मिली मुफ्त जांच, क्योंकि सब दूर यही मुसीबत है। न महिला डॉक्टर है, न कोई विशेषज्ञ है, न कोई जांच की सुविधा है। अगर एक्सरे है तो वो खराब पड़ा हुआ है, अगर कोई मशीन है तो वो खराब पड़ी हुई है। और वहां जयपुर में बोला जाता है कि बड़ा मजा आ रहा है, सब जनता को हमने मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच कराने का काम कर दिया। बिना डॉक्टर के क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं मालूम। बाड़मेर के लोग सोचते कि जोधपुर में हो रहा है, जोधपुर के लोग सोचते जयपुर में हो रहा है, जयपुर सोचता है कि उदयपुर में हो रहा है, वो कहीं नहीं रहा। यहां बताओ, सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है किसी को? मैं भाइयों बैठे हो आप लोग सब यहाँ, ये मैं किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि जब पाला पड़ा, ओलावृष्टि हुई, यहां भी हुई थी क्या? नुकसान हुआ था क्या? जब किसानों का नुकसान हुआ था तो मैंने तो जयपुर में ये पढ़ा कि बिजली के दाम कम कर दिए और एक जोरदार पैसे का पैकेज आपको बना के दिया, आपको सबको मुआवजा मिला क्या? किसी को मिला? मैं कह रही हूं किसी को नहीं मिला है। कहां है कि हमने मुआवजा दिया? पर किसी को मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला। हम लोगों ने अपनी सरकार के टाइम में, जब सीआरएफ के अंदर ये अलाउड नहीं था, ऐसे समय के अंदर हम लोगों ने पैकेज बना के दिया, परंतु आज इसको जोड़ दिया गया है और उसके बावजूद भी हम पैसा नहीं दे रहे गरीब को। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है और क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पैसा गरीब का, किसान का, क्षेत्र का और हमारे राजस्थान का है, किसी एक का और एक के परिवार का पैसा नहीं है। आज उनके जेब भरे जा रहे हैं और हमारी जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। आज भूमि, हमारा किसान कहता है 1 बीघा जमीन दे दो, जो भूमिहीन कहता है 1-2 बीघा दे दो, उसको तो नहीं मिलेगा, परंतु ऊपर की कंपनी कह दे कि हमको 10,000 बीघा चाहिए, उसको तुरंत मिल जाता है। इसके पीछे राज क्या है भाइयों? आपके स्कूल्स की बताओ। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने पता करने की कोशिश की तो लोगों ने मेरे को ये बताया कि शिक्षक ही नहीं है, सरकारी शिक्षक ही नहीं है, और जहां है वहां बच्चे नहीं है। अभी रास्ते भर में देख रही हूँ 400 बच्चों के स्कूल और वहां टीचर नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम तो ताला लगाने वाले हैं इन स्कूलों पे। मैं ये कह रही थी अभी
कि टीचर्स और डॉक्टर्स ये आप क्यों नहीं दे पाए? मैं आज भी पूछ रही हूं, जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 10 लाख लोगों को, 10 लाख बच्चों को नौकरियां का इंतजाम किया, सरकारी और गैर सरकारी। आज किसी को नौकरी मिली? मेरे समय के अंदर है यहाँ डोरीमन्ना के करीबन 700 लोग, मुझे मालूम है कि उनको हम लोगों ने नौकरियां दिलवाई थी, परंतु इस सरकार की ओर से कोई नौकरी नहीं मिली है। और मैं ये पूछती हूँ, और भी उसके बीच में पेचीदा मामला कि टेट है कोई एक परीक्षा, इस परीक्षा के अंदर हम अपने बच्चों को बिठाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इसका इंतजाम हम कर देंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन हम करेंगे और टेट के वहां निकाल के आपको आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले हम अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम कराते थे, उस तरीके से फिर से नौकरी दिलवाने का सबको काम करेंगे। और भाई करके दिखाया, पहले भी किया और आज भी करेंगे, ये विश्वास आप लोग लेके यहां से जाइए। सड़कों की हालत तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब से सरकार गई है ये पिछले 5 साल के अंदर कोई सरकार की नई सड़कें नहीं बनी और पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। आकार की स्थिति जब थी 2004 और 5 के बाद, फसल बीमा की राशि किसी को मुहैया हुई? किसी को मिला? नहीं भी मिलेगा। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 1521 फीट निर्धारित की थी। बरसात के समय जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाता है तो पानी जब निकल के जाता है 8 से 25 फीट तक निकल के जाता है। मेरा मानना है कि इसको फिर से अपने को बात कर लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी और गुजरात की सरकार से भी अपन बात करेंगे और मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रयास कर देंगे तो थोड़ा सा बांध की अगर ऊंचाई बढ़ जाती है तो सांचौर और बूढ़ा मलानी क्षेत्र के अंदर हमको जो अतिरिक्त पानी मिलेगा उससे हमारे कितने सारे बच्चों का और हमारे कितने सारे परिवारों का फायदा भी हो जाएगा। अब एक और चीज है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलता, व्यवसाय को तो आना ही आना है, बिना व्यवसाय बिना फैक्ट्री के अपना काम नहीं चलेगा। परंतु एक नीति निर्धारित होनी चाहिए जिसमें हमारे किसान बैठे, जिसमें हमारे यहाँ के लोग बैठे और साथ मिलकर वो लोग काम करना शुरू करें। बूढ़ा मलानी और सांचौर के अनेक व्यवसायी आज गुजरात के सूरत के अंदर अपना उद्योग चला रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर हमको ये मूलभूत सुविधाएं अगर मिल जाए तो ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हम अपने क्षेत्र के अंदर लाके लगा के और यहाँ के लोगों को फायदा दें। मैं मानती हूँ कि उनको ये मिलना चाहिए, पर मिलने के लिए तो ये सुविधाएं लाने की कोशिश अपने को करनी है। कितनी शर्म की बात है भाइयों कि आज 65 साल के बाद, लोकतंत्र के 65 साल हो गए, आप मेरे 5 साल निकाल लीजिए, भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए, तो 53 साल हम लोगों ने इन कांग्रेसियों को एक परिवार को दिया है और हम लोगों को गत में डाल के बिठाने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं आपको इतना ही बताऊं कि गुजरात की सरकार को 15 साल दिए तो आज देख लीजिए कि गुजरात कहां से कहां पहुंच गया। दुनिया के अंदर नाम अगर है तो वो गुजरात का नाम है और 15 साल का काम है। और वही 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश का काम आप देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर है, वो भी 10 साल के अंदर कर लिए और 53 साल हमने इनको दिए और 53 साल के बाद आज ये स्थिति है। क्या भाइयों उस सरकार को अपन 1 मिनट और भी कुर्सी पे बैठने देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। हम तो ये मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलके एक परिवार के रूप में सब झगड़ों को अलग करके एक नया राजस्थान का सपना अपने हाथ में लेके आगे बढ़े, तब मैं जानती हूँ कि इसको अपन ठीक कर सकेंगे। इस नए राजस्थान के अंदर हमारी महिलाएं अपना सिर ऊंचा करके सुरक्षित सड़कों पे चल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज महिलाओं के साथ रोज अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं के नहीं, बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे के साथ क्या हो गया हमारे प्रदेश को। हमारी महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, और अगर प्रदेश को सुरक्षित रखना है तो उसमें उसकी महिला का इज्जत, उसकी महिला का सम्मान बना के रखना होगा, नहीं तो ये काम नहीं बनेगा। ये भाइयों और साथ में हमारे युवाओं को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सरकार की। हम लोग सबको मिलके हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से किसान को मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि सही टाइम पे उनको बीज, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे मुआवजा, सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे पानी और सही फसल के दाम अगर हम उनको देंगे तो ये नया राजस्थान बनेगा। इस नए राजस्थान के अंदर हम अपना सिर ऊंचा करके स्वाभिमान से चल पाएंगे। क्या आप तैयार हो इस नए राजस्थान को बनाने के लिए?
कितनी तैयारी माताएं बहनें, इसमें जब भी बहुत बड़ा परिवर्तन कभी करना पड़ता है तो आगे आगे युवा चलता है और साथ में महिलाएं चलती है और उसके पीछे पूरा प्रदेश चलता है। जब ये चल पड़ेंगे तो ये नया राजस्थान बनेगा। बोलो, हिम्मत है तो दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके तैयार। इस बार हम लोगों को नया राजस्थान बनाना है और उस नए राजस्थान के अंदर हम लोग सब शामिल होंगे। यहाँ तो मैं अभी आप लोगों को कहने वाली थी कि मेरे पास लोगों ने आके कहा कि आजकल ये सीबीआई का क्या चक्कर है। मैं सबको ये कह दिया कि सीबीआई का चक्कर आपसे नहीं है, ये सब यहाँ वाले जो बैठे हुए हैं उनसे है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। रोज हमारे फाइल फंगा लेंगे, गुलाब जी जैसों को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ये है चिंता उनको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर बंद हो जाते हैं चुनाव के पहले तो फिर चुनाव आता ही है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमारे राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी के ये हजारों परिवारों के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है पर हमारे झंडे, हमारे बैनर, हमारा सब कुछ ये है। ये जाएंगे और एक दूसरे को कहेंगे और परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन ही नहीं, इस बाड़मेर के अंदर अपन लोग मिलकर परिवर्तन करके छोड़ेंगे, तब आएगा मजा। तो उसके लिए तैयार हो क्या? उसके लिए आप लोग तैयार हो? तैयार है। अब आ गया समय 4 महीने। इस 4 महीने के अंदर आप लोगों के पास कांग्रेस की सरकार आएगी, आप लोगों को लुभाएगी, आपको खुश करने की कोशिश करेगी। आज मैं देख रही हूँ पेंशन लो तो पेंशन ले जाओ, याद नहीं आई 4.5 साल पहले, अब याद आ रहा है कि सबको पेंशन की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि 4.5 साल क्यों नहीं दिया हम लोगों को? आपको साइकिल नहीं मिल रही है तो साइकिल के पैसे लो, लुगड़ी नहीं मिल रही है माता बहने तो पैसे ले जाओ, और बच्चे हैं तो एक कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और घर सेट करना है तो एक थाली और 2 कटोरी भी ले जाओ। उसके अंदर आपको क्या चाहिए बस आप वो बता दो। हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, बस हमको अपना वोट दे दो। और मैं आप लोग सबको कह रही हूँ ये हमारा पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आपके जेब में से निकल के जा रहा है। इस पैसे को लो, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो वो जाएगा सीधे उस काले धन में, वो वहां जमा हो जाएगा बाहर के बैंकों में। इसलिए लो भी पैसा, परंतु जब जाओगे, जब समय आएगा तो उस समय दिल के अंदर संकल्पित होके अपना वोट वही डालो जहां फायदा अपना सबसे ज्यादा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार ये सीट भी अपनी आनी है, और तभी मजा आएगा जब हमारी सातों की सातों सीट हम लेके आते आएंगे, तभी मजा आएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संकल्प है, या सब जवान, या सब महिलाएं, या सब माताएं बहनें और बुजुर्ग सबने तय कर लिया तो दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए नारा, एक जोरदार नारा जो यहाँ से गूंज के जयपुर तक पहुंचे, तब तो मालूम पड़े। एक जोरदार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और आओ साथ मिलके, हम सब साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाने का काम करें। और मुझे विश्वास है कि उसमें सब जाति, 36 के 36, सब मजहब साथ चलेंगे और हम लोग इस नए राजस्थान को बना के और नया बाड़मेर बना के भी छोड़ेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।